जय हिंद। मैं राकेश सौ पेशी अकेडमी से आज हम आधुनिक छत्तीसगढ़ के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत डिस्कस करने जा रहे हैं भारत का पहला आम चुनाव या भारत का पहला प्रांतीय विधानसभा चुनाव 1937। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत को कुल 11 प्रांतों में बांटा गया, जिसमें से 6 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनती है, 2 प्रांतों में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनती है और 3 प्रांतों में गैर कांग्रेसी सरकार बनती है। इसी में से एक प्रांत था मध्य प्रांत एवं बरार, जिसमें सीटों की कुल संख्या थी 112, जिसमें से 70 सीटें प्राप्त करती है कांग्रेस, अर्थात 112 में से 70 सीटों पर जीत हासिल करती है कांग्रेस। इसी प्रकार से मध्य प्रांत एवं बरार के अंतर्गत आता है आज का छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कुल सीटों की संख्या थी 8, जिसमें से कांग्रेस को 7 सीटों पर विजय हासिल होती है। एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार जीतते हैं बिलासपुर से ई राघवेंद्र राव। बिलासपुर से ई राघवेंद्र राव एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतरते हैं और ये कांग्रेस के कुंज बिहारी लाल अग्निहोत्री को हराते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत का पहला आम चुनाव या प्रांतीय विधानसभा चुनाव 1937। इसको हम भारत से लेकर छत्तीसगढ़ के पॉइंट ऑफ व्यू में डिस्कस करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यह है हमारा देश भारत। हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत का पहला आम चुनाव। यह है पाकिस्तान। हम डिस्कस कर रहे हैं 1937 की घटना। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत आयोजित किया गया भारत का पहला आम चुनाव। भारत का पहला आम चुनाव। भारत का पहला आम चुनाव या प्रांतीय विधानसभा चुनाव। प्रांतीय विधान सभा चुनाव। प्रांतीय विधानसभा चुनाव। ध्यान दीजिएगा, भारत को कुल 11 प्रांतों में बांटा गया। भारत शासन अधिनियम 1937 के तहत भारत का पहला आम चुनाव 1937। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत का पहला आम चुनाव 1937 में संपादित होता है। ध्यान दीजिएगा, यह होता है भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत को कुल 11 प्रांतों में बांटा जाता है, जिसमें से एक प्रांत है सिंध। यहां पर देखते हैं एक प्रांत है सिंध। यह पूरा एरिया लेना है आपका। हालांकि पंजाब बोलने से भारत का पंजाब और पाकिस्तान का पूरा पंजाब आएगा। ये लेंगे पंजाब हरियाणा, पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश, जो आज के हिसाब से है। फिर हम इसे 11 प्रांतों में विभक्त करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसे हम इसके बाद 11 प्रांतों में विभक्त करेंगे। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, यहां पर जो आज का बिहार और झारखंड है मिलाकर बिहार हो जाएगा। यह उड़ीसा, सिक्किम स्वतंत्र राज्य था, इसे हम अलग करेंगे। आज का पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश को मिलाकर यह बनेगा बंगाल, और यह पूरा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय को मिलाकर यह बनेगा आपका असम। असम यह आपका है जो आज का राजस्थान है, यह था पश्चिमी प्रांत। यह था पश्चिमी प्रांत।
पश्चिमी प्रांत। गुजरात और महाराष्ट्र को मिलाकर यह बनता है बंबई, यह बनता है आपका बंबई, यह कहलाएगा बंबई। इसके बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को मिलाकर बनेगा यह मध्य प्रांत एवं बरार। हालांकि इसमें यह वर्धा का एरिया भी आएगा, यह आपका कहलाएगा मध्य प्रांत एवं बरार, मध्य प्रांत एवं बरार, मध्य प्रांत एवं बरार। यह आपका पूरा एरिया कहलाएगा पंजाब, यह पूरा एरिया है पंजाब। इसमें पाकिस्तान का भी पंजाब शामिल होगा। यह पूरा एरिया कहलाएगा उत्तर प्रांत, उत्तर प्रांत। यह आपका है बिहार, यह आपका है उड़ीसा, बिहार उड़ीसा। कुल 11 प्रांत होंगे और यहां पर इन पूरे एरिया को मिलाकर हम बना देंगे मद्रास। पूरे दक्षिण भारत को काउंट किया जाएगा मद्रास, यह पूरा कहलाएगा मद्रास। तो इस प्रकार से संपूर्ण भारतवर्ष को भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 11 प्रांतों में विभक्त किया गया। संपूर्ण भारतवर्ष को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यह है 11 बंगाल, टोटल 11 प्रांतों में विभक्त किया गया। अब इन 11 प्रांतों में चुनाव आयोजित किया जाएगा। इस प्रकार से 11 प्रांतों में चुनाव आयोजित किया जाएगा। फरवरी 1937 को, फरवरी 1937 को आयोजित किया जाता है भारत का पहला आम चुनाव या प्रांतीय विधानसभा चुनाव। भारत का पहला आम चुनाव या प्रांतीय विधानसभा चुनाव यह आयोजित होता है फरवरी 1937 को। इसमें से कांग्रेस को उत्तर प्रांत, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत एवं बरार, मद्रास 1 2 3 4 5, इन 5 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत हासिल होती है। यहां पर इन 5 प्रांतों में उड़ीसा, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रांत, उड़ीसा बिहार, उत्तर प्रांत, उड़ीसा बिहार, उत्तर प्रांत, मध्य प्रांत एवं बरार और आपका मद्रास, इन 5 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत हासिल होती है। 5 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत हासिल होती है। यहां पर अगला है पश्चिमी प्रांत, असम और बंबई, इन तीनों जगह मिलाकर गठबंधन, कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनती है। लेकिन बंबई में चूंकि कांग्रेस एक सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरती है, इसलिए कांग्रेस का यहां पर मुख्यमंत्री बनते हैं। अर्थात बंबई में कांग्रेस की सरकार बनती है। बंबई में 175 में से 86 सीट, बंबई में 175 में से 86 सीट प्राप्त हुआ था कांग्रेस को। 175 में से 86 सीट प्राप्त हुआ था कांग्रेस को। हालांकि कांग्रेस को यहां पर पूर्ण बहुमत हासिल नहीं होता है, लेकिन बंबई में कांग्रेस एक सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी, इसलिए बंबई में कांग्रेस की ही सरकार बनती है। तो इस प्रकार से सरकार बनती है। कुल यहां पर 5 जगह तो बनेगी कांग्रेस की सरकार और यहां पर बंबई में बनेगी कांग्रेस की सरकार। तो इस प्रकार से कांग्रेस की 6 जगह सरकार बनती है। 6 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल बनता है, अर्थात कांग्रेस सरकार बनती है। कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है, अर्थात कांग्रेस की सरकार बनती है। कांग्रेस को 5 प्रांत, उत्तर प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा, मद्रास में
पूर्ण बहुमत हासिल होती है। बंबई में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरती है, इसलिए गठबंधन के दौरान यहां पर कांग्रेस की सरकार बनती है, कांग्रेस का मंत्रिमंडल बनता है। इसके अतिरिक्त पश्चिमी प्रांत और असम, इन दोनों ही स्थानों पर कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनती है। कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनती है। कांग्रेस गठबंधन की यहां पर सरकार बनती है। जबकि 3 प्रांत, सिंध में गैर कांग्रेसी सरकार बनती है, पंजाब में गैर कांग्रेसी सरकार बनती है और बंगाल में गैर कांग्रेसी सरकार बनती है। तो यहां पर भारत में भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत को 11 प्रांतों में विभक्त किया जाता है और 11 प्रांतों में से कांग्रेस को भारत के पहले आम चुनाव या प्रांतीय विधानसभा चुनाव में 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत हासिल होती है, जो है उत्तर प्रांत, मध्य प्रांत एवं बरार, बिहार, उड़ीसा और मद्रास। लेकिन कांग्रेस की सरकार 6 जगह बनती है। ये 5 प्रांत के अतिरिक्त बंबई में 2 जगह कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनती है, पश्चिमी प्रांत तथा असम में, जबकि गैर कांग्रेसी सरकार बनती है बंगाल, पंजाब तथा सिंध में। तो इस प्रकार से कांग्रेस की 6 जगह, 11 प्रांतों में से 6 जगह कांग्रेस की सरकार बनती है। 11 प्रांतों में से 6 जगह 6 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनती है। यदि हम बात करते हैं मध्य प्रांत एवं बरार की, तो यहां पर सीटों की कुल संख्या होती है 112। मध्य प्रांत एवं बरार में मोटा मोटी है मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़। यहां पर कांग्रेस को 112 में से कुल 70 सीटों पर विजय हासिल होती है। 112 में से आज के छत्तीसगढ़ में कुल 8 सीट था, जिसमें से कांग्रेस को 7 सीटों पर जीत हासिल होती है। बिलासपुर से ई राघवेंद्र राव एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव में उतरते हैं और ई राघवेंद्र राव बिलासपुर से कांग्रेस प्रत्याशी कुंज बिहारी लाल अग्निहोत्री को हराते हैं। तो इसके आगे हम छत्तीसगढ़ के पॉइंट ऑफ व्यू में डिस्कस करने जा रहे हैं, मध्य प्रांत एवं बरार के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करने जा रहे हैं भारत का पहला आम चुनाव। मध्य प्रांत एवं बरार में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत हासिल हुई थी, जिसमें से 112 सीट में से कांग्रेस को 70 सीट प्राप्त हुआ था। छत्तीसगढ़ में से इस 112 में से 8 सीट छत्तीसगढ़ में से था, जिसमें से कांग्रेस को 7 सीट प्राप्त होता है। 8 में से 7 सीट प्राप्त होता है, ध्यान दीजिएगा। इसमें आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत के पहले आम चुनाव को हम छत्तीसगढ़ के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसे हम छत्तीसगढ़ के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करने जा रहे हैं। भारत के पहले आम चुनाव को हम छत्तीसगढ़ के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य, यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य, ध्यान दीजिएगा। यह आपका पकड़ना है बस्तर संभाग, मिडिल पोर्शन में दुर्ग तथा रायपुर संभाग, यह आपका है बिलासपुर तथा सरगुजा संभाग, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव, यह आपका है कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, मुंगेली, पेंड्रा, बिलासपुर, यह आपका है रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जसपुर। ध्यान दीजिएगा, हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं भारत का पहला आम चुनाव, भारत का पहला आम चुनाव, भारत का पहला आम चुनाव या प्रांतीय विधानसभा चुनाव, प्रांतीय विधानसभा चुनाव
प्रांतीय विधानसभा चुनाव, भारत का पहला आम चुनाव या प्रांतीय विधानसभा चुनाव 1937। छत्तीसगढ़ इस समय 1937 की स्थिति में आता था मध्य प्रांत एवं बरार के अंतर्गत। अभी हमने डिस्कस किया है कि मध्य प्रांत एवं बरार में सीटों की कुल संख्या थी 112, जिसमें से कांग्रेस को 70 सीटों में विजय हासिल होती है। 112 में से 8 सीट थे छत्तीसगढ़ में, अर्थात छत्तीसगढ़ राज्य में सीटों की संख्या, अर्थात छत्तीसगढ़ राज्य में सीटों की कुल संख्या थी 8 थी सीटों की कुल संख्या थी 8, जिसमें से 7 सीटों पर कांग्रेस को जीत हासिल हुई। 7 सीटों पर कांग्रेस की विजय होती है, जिसमें से 7 सीटों पर कांग्रेस को विजय हासिल होता है। ध्यान दीजिएगा, ये 8 सीट हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कौन कौन से छत्तीसगढ़ के 8 सीट थे। ये पकड़ना है कटघोरा, यहां से कांग्रेस प्रत्याशी जीते हैं अमर सिंह सहगल। ये पकड़ना है कटघोरा से विजित होते हैं अमर सिंह सहगल कांग्रेस प्रत्याशी ये जीतते हैं कटघोरा से विजित होते हैं कांग्रेस प्रत्याशी अमर सिंह सहगल। जांजगीर से जीतते हैं बैरिस्टर छेदीलाल, जांजगीर से विजित होते हैं बैरिस्टर छेदीलाल, जांजगीर से विजित होते हैं बैरिस्टर छेदीलाल। जांजगीर से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में विजित होते हैं बैरिस्टर छेदीलाल। यह आपका है बिलासपुर से जीतते हैं निर्दलीय प्रत्याशी ई राघवेंद्र राव। ध्यान दीजिएगा, बिलासपुर से जीतते हैं निर्दलीय प्रत्याशी, बिलासपुर से विजित होते हैं निर्दलीय प्रत्याशी ई राघवेंद्र राव। यहां पर विजित होते हैं ई राघवेंद्र राव एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव में उतरते हैं, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव में खड़े होते हैं बिलासपुर से। यहां पर बिलासपुर में कांग्रेस प्रत्याशी रहते हैं कुंज बिहारी लाल अग्निहोत्री। यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी रहते हैं कुंज बिहारी लाल अग्निहोत्री। बिलासपुर से निर्दलीय प्रत्याशी ई राघवेंद्र राव कांग्रेस प्रत्याशी कुंज बिहारी लाल अग्निहोत्री को हराते हैं, अर्थात यहां पर जीतते हैं। बिलासपुर से विजित होते हैं ई राघवेंद्र राव बिलासपुर से जीते हैं और बिलासपुर से यहां पर सांसद बनते हैं। ध्यान दीजिएगा, यह आपका पकड़ना है मुंगेली, ये देखना है मुंगेली से जीतते हैं पंडित राम गोपाल तिवारी। मुंगेली से विजित होते हैं कांग्रेस प्रत्याशी पंडित राम गोपाल तिवारी। ध्यान दीजिएगा, यह आपका देखना है राजनांदगांव से जीतते हैं कांग्रेस प्रत्याशी ठाकुर प्यारेलाल सिंह। यहां से जीतते हैं, राजनांदगांव से जीतते हैं कांग्रेस प्रत्याशी ठाकुर प्यारेलाल सिंह। यह आपका है दुर्ग से विजित होते हैं
दुर्ग से विजित होते हैं कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह गुप्त। कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह गुप्त दुर्ग से विजित होते हैं कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह गुप्त। इसके बाद देखते हैं रायपुर, यह देखना है रायपुर से विजित होते हैं कांग्रेस प्रत्याशी पंडित रविशंकर शुक्ल। रायपुर से विजित होते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल, कांग्रेस प्रत्याशी पंडित रविशंकर शुक्ल। ध्यान दीजिएगा, यहां पर रायपुर से विजित होते हैं कांग्रेस प्रत्याशी पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित रविशंकर शुक्ल। रायपुर से विजित होते हैं कांग्रेस प्रत्याशी पंडित रविशंकर शुक्ल। कांग्रेस प्रत्याशी पंडित रविशंकर शुक्ल विजित होते हैं रायपुर से। यह है अगला महासमुंद से विजित होते हैं कांग्रेस प्रत्याशी तामस्कर वकील। यहां से विजित होते हैं तामस्कर वकील। महासमुंद से विजित होते हैं कांग्रेस प्रत्याशी तामस्कर वकील। अर्थात छत्तीसगढ़ में प्रांतीय विधानसभा चुनाव या आम चुनाव के अंतर्गत कुल 8 सीटें होती है, जिसमें से 7 सीट प्राप्त होती है कांग्रेस को। 1 सीट बिलासपुर से ई राघवेंद्र राव जीतते हैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। ई राघवेंद्र राव ये हराते हैं कांग्रेस प्रत्याशी कुंज बिहारी लाल अग्निहोत्री को। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी आम चुनाव संपादित होता है मध्य प्रांत एवं बरार के अंतर्गत। मध्य प्रांत एवं बरार के अंतर्गत सीटों की कुल संख्या होती है 112, जिसमें से कांग्रेस को प्राप्त होता है 70 सीट। 112 में से 8 सीट होता है आज के छत्तीसगढ़ में, जिसमें से 7 सीट प्राप्त होता है कांग्रेस को। ध्यान दीजिएगा, आगे कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ध्यान दीजिएगा, फरवरी 1937 में आम चुनाव, भारत का पहला आम चुनाव या प्रांतीय विधानसभा चुनाव का आयोजन किया जाता है। 14 जुलाई 1937 को मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि संपूर्ण भारतवर्ष में से 6 जगह कांग्रेस की सरकार बनती है। 6 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनती है। 2 प्रांतों में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनती है और 3 प्रांतों में गैर कांग्रेसी सरकार बनती है। तो इस प्रकार से ओवरऑल कहीं ना कहीं दबदबा है कांग्रेस का, अर्थात कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन होता है। 14 जुलाई 1937 को कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन होता है। कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन होता है। इसी प्रकार से कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन होता है मध्य प्रांत एवं बरार में। 14 जुलाई 1937 को मध्य प्रांत एवं बरार में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन होता है। कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन होता है। संपूर्ण भारत में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन होता है। इसी प्रकार से मध्य प्रांत एवं बरार में भी 14 जुलाई 1937 को कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन होता है और इसके तहत मध्य प्रांत एवं बरार के मुख्यमंत्री बनते हैं। मध्य प्रांत एवं बरार के मुख्यमंत्री बनते हैं। उस समय इस मुख्यमंत्री के पद को प्रधानमंत्री कहा जाता था, लेकिन आज प्रधानमंत्री संपूर्ण भारतवर्ष के लिए होते हैं और राज्यों के मुखिया को कहा जाता है मुख्यमंत्री। तो इस प्रकार से मध्य प्रांत एवं बरार के मुख्यमंत्री बनते हैं डॉक्टर नारायण भास्कर खरे। ध्यान दीजिएगा, 14 जुलाई 1937 को मध्य प्रांत एवं बरार
में भी संपूर्ण भारत के अंतर्गत कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है और यहां पर मुख्यमंत्री बनते हैं डॉक्टर नारायण भास्कर खरे, अर्थात डॉक्टर नारायण भास्कर खरे मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है। तथा साथ ही साथ इसमें शिक्षा मंत्री बनते हैं, शिक्षा मंत्री बनते हैं हम पंडित, रायपुर से पंडित रविशंकर शुक्ल, शिक्षा मंत्री बनते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल, शिक्षा मंत्री बनते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 1937 के चुनाव में मध्य प्रांत एवं बरार के अंतर्गत मुख्यमंत्री बनते हैं डॉक्टर नारायण भास्कर खरे तथा इस मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री बनते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल। ध्यान दीजिएगा, शिक्षा मंत्री बनते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल। लेकिन 29 जुलाई 1937 को मुख्यमंत्री डॉक्टर नारायण भास्कर खरे अपने पद से देते हैं इस्तीफा। डॉक्टर नारायण भास्कर खरे, डॉक्टर नारायण भास्कर खरे, डॉक्टर नारायण भास्कर खरे का होता है इस्तीफा। जैसे ही 29 जुलाई 1937 को मुख्यमंत्री डॉक्टर नारायण भास्कर खरे अपने पद से इस्तीफा देते हैं, उसी दिन अर्थात 29 जुलाई 1937 को दूसरी बार मध्य प्रांत एवं बरार में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, 29 जुलाई 1937 को डॉक्टर नारायण भास्कर खरे देते हैं इस्तीफा और इसी दिन, ध्यान दीजिएगा, और इसी दिन अर्थात 29 जुलाई 1937 को दूसरी बार कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है। मध्य प्रांत एवं बरार में दूसरी बार द्वितीय मंत्रिमंडल का गठन होता है। द्वितीय मंत्रिमंडल का गठन होता है। डॉक्टर नारायण भास्कर खरे की इस्तीफा के बाद 29 जुलाई 1937 को ही मध्य प्रांत एवं बरार में द्वितीय मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है और इस प्रकार से मध्य प्रांत एवं बरार के मुख्यमंत्री बनते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल। मध्य प्रांत एवं बरार के मुख्यमंत्री बनते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल। पंडित रविशंकर शुक्ल बनते हैं मुख्यमंत्री, पंडित रविशंकर शुक्ल बनते हैं मुख्यमंत्री। ये आप क्या है, दुर्ग के घनश्याम सिंह गुप्त बनते हैं विधानसभा अध्यक्ष बनते हैं दुर्ग के घनश्याम सिंह गुप्त विधानसभा अध्यक्ष बनते हैं घनश्याम सिंह गुप्त तथा निर्दलीय प्रत्याशी ई राघवेंद्र राव को बनाया जाता है मध्य प्रांत एवं बरार का गवर्नर। मध्य प्रांत एवं बरार का गवर्नर बनाया जाता है ई राघवेंद्र राव को। मध्य प्रांत एवं बरार का गवर्नर बनाया जाता है ई राघवेंद्र राव को। ध्यान दीजिएगा, तो इस प्रकार से 29 जुलाई 1937 को डॉक्टर नारायण भास्कर खरे के द्वारा इस्तीफा दिया जाता है और अंततः उसी दिन 29 जुलाई 1937 को मध्य प्रांत एवं बरार में दूसरी बार मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है, कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है और मुख्यमंत्री बनते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल। मध्य प्रांत एवं बरार के मुख्यमंत्री बनते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल। विधानसभा अध्यक्ष बनते हैं घनश्याम सिंह गुप्त और गवर्नर बनते हैं ई राघवेंद्र राव, बिलासपुर से ई राघवेंद्र राव। ध्यान दीजिएगा, कहानी को आगे बढ़ाते हैं।
1 सितंबर 1 सितंबर 1939, 1 सितंबर 1939 को होता है द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ, वर्ल्ड वार सेकंड, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ होता है, वर्ल्ड वार सेकंड का प्रारंभ होता है 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ होता है। और इस समय भारत के वायसराय रहते हैं लॉर्ड लीन लिथिगो। वायसराय लीन लिथिगो मंत्रिमंडल के अनुमति के बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर देते हैं। इससे कांग्रेस मंत्रिमंडल आहित होते हैं और 22 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस के द्वारा मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया जाता है। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ होता है। 3 सितंबर 1939 को वायसराय लॉर्ड लीन लिथिगो वायसराय लॉर्ड लीन लिथिगो मंत्रिमंडल के अनुमति के बिना मंत्रिमंडल के अनुमति के बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध वर्ल्ड वार सेकंड में शामिल कर देती है। देखिए, भारत का वायसराय है लॉर्ड लिनलिथगो, लेकिन जनता के प्रतिनिधि है मंत्रिमंडल, जिसमें से मुख्य रूप से है कांग्रेस मंत्रिमंडल। लेकिन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने मंत्रिमंडल के अनुमति के बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया, शामिल कर दिया। इससे कांग्रेस मंत्रिमंडल काफी आहित हुए और कांग्रेस मंत्रिमंडल के द्वारा 22 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस द्वारा मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया गया। तो इस प्रकार से कांग्रेस मंत्रिमंडल में आई थी 1937 में, 14 जुलाई 1937 में, और इनके द्वारा मंत्रिमंडल में का गठन हुआ था 14 जुलाई 1937 को, और कांग्रेस के द्वारा इस्तीफा दिया गया 22 अक्टूबर 1940 को, अर्थात 28 माह के बाद 22 अक्टूबर 1940 को कांग्रेस का मंत्रिमंडल से हो जाता है इस्तीफा। इसके बाद 8 नवंबर 1939 को मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल के द्वारा दिया जाता है इस्तीफा। पंडित रविशंकर शुक्ल का इस्तीफा, पंडित रविशंकर शुक्ल के द्वारा इस्तीफा दिया जाता है 8 नवंबर 1939 को। यह एक मुख्य तिथि है। 8 नवंबर 1939 को मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल के द्वारा इस्तीफा दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, 22 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस का मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया गया। 22 तारीख की याद में, 22 तारीख की खुशी में 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया जाता है मुक्ति दिवस। मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है मुस्लिम लीग के द्वारा। कांग्रेस का मंत्रिमंडल से इस्तीफा होता है 22 अक्टूबर 1939 को। इसकी खुशी में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया है। इसी की खुशी में मुस्लिम लीग के द्वारा 22 तारीख की याद में 22 दिसंबर 1939 को मनाया जाता है मुक्ति दिवस। तो ये हमने डिस्कस किया मध्य प्रांत एवं बरार के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में जो आयोजित हुआ भारत का पहला आम चुनाव या भारत का पहला प्रांतीय विधानसभा चुनाव 1937। जय हिंद, जय भारत।